हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, जिसमें हमने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। बट हमें जो पढ़ना है आज वो क्या है कि मेटल की एक प्रॉपर्टी जो एक्चुअली मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि मेटल अगर किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद salt of other metal। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता था आपके पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर एक चीज है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले आपको एक सीरीज लिखवा के दी थी जिसका नाम रखा था मैंने रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, और इसी सीरीज को हम एक और नाम दे सकते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में नहीं उठाया था। बट अगर कुछ बच्चों को ये नहीं याद हो तो मैं यहाँ पे भी उठा लेता, वरना ये मुद्दा बन जाएगा कि हमें तो ये वाली रिएक्शन पढ़ाई नहीं गई। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको लिखवाई थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आप लोग 2 मिनट के लिए अपनी बुक में पीछे जाके देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या लिखवाई थी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। मैंने सीरीज लिखवाई थी के पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये मैंने एक सीरीज लिखवा के दी थी आप लोगों को। सबसे ऊपर कौन सा मेटल आता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका रिफरेंस है। ठीक है, ये रेफरेंस कैसे, यानी इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, यानी ये सारे के सारे मेटल्स, ये वाले और लेड, ये सब ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन आपका रेफरेंस माना गया, यानी ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। जो इसके नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को देखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आपका पोटेशियम, यानी हम इसको बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा है, पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। यानी ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, ये है लीस्ट रिएक्टिव। यानी कि वैसे तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीनों ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप नोबल मेटल बोलते हो। ये कहलाते हैं नोबल मेटल। एज आपके नोबल गैस होती है ना, वैसे ये नोबल मेटल होता है। नोबल मेटल और नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस वो गैस होती है ना जो रिएक्ट नहीं करती, वैसे ही नोबल मेटल वो मेटल होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड आप लोग देख लो, गोल्ड कभी रिएक्ट नहीं करता। आप गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह देखते हो, लोग बनवाते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी बनवाते हैं। अगर ये रिएक्टिव होता
तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होता, और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्टिव होता तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता रस्ट। तो सिंपल सी बात है, जो नोबल मेटल्स होते हैं उनको नोबल मेटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते, वो कभी रिएक्ट नहीं करते। तो ये सीरीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। इसको यहां पे बना लो क्योंकि इसका हमें यूज पड़ने वाला है अभी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब हाई रिएक्टिव मेटल मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर है। अब अगर मुझे कंपैरिजन करना होता, सपोज मैं कॉपर और जिंक में तुमसे पूछूं कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो तुम लिस्ट देख के देख सकते हो, लिस्ट में देखो नीचे कौन आ रहा है। अच्छा एक बात और, मैंने बोर्ड में 2 हिस्सों में लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम कॉपी में सीधा सीधा इसको लिखना, पोटेशियम से स्टार्ट करना और प्लेटिनम तक एक ही लाइन में लिख लेना क्योंकि तुम्हारी कॉपी में जगह हो सकती है। ठीक है, नहीं हो तो मेरे जैसा काम करना, पता चला मेरे जैसे ही छाप लो और बाद में कंफ्यूज होते रहो कि ये और ये तो बराबर में रखे गए, इनकी रिएक्टिविटी भी सेम है। देखो पॉसिबिलिटी सारी है, कंफ्यूज होने के लिए पॉसिबिलिटीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे तरीके होते हैं कंफ्यूजन के, लेकिन समझने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है फोकस। तो अगर आपने पहले ही क्लासेस में फोकस किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ हाईली reactive metal displays less reactive metal from its compound to form itself compound, then this type of reaction is known as displacement reaction। ठीक, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करके खुद का कंपाउंड बना लेता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया A प्लस BC। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये कोई मेटल है A जो ज्यादा रिएक्टिव है और ये है मेटल B जो क्या है लेस रिएक्टिव है, और ये किसी कंपाउंड को बना के बैठा है। कंपाउंड लाइक ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, कोई भी कंपाउंड मान लो तुम। ठीक है, अब आपको पता है कि मेटल पॉजिटिव और निगेटिव आयन कंबाइन होते हैं, लाइक H2SO4। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में क्या है, एक हाइड्रोजन जो प्लस वाला है और SO4 क्या है -2 है। तो ये हो गया, यानी कंपाउंड के लिए जो एनायन अपन यूज करते हैं ना किसी मेटल या किसी कैटायन के साथ, जो एनायन यूज करते हैं ना, तो वो मिलके आपका कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि सारी रिएक्शन में ये आयन्स ही हो, ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए उनके बीच में बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ये सब क्या क्या पढ़ेंगे, तो समझ में ही नहीं आता यार। A प्लस BC, अब A क्या करेगा, A B को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे B एज इट इज C से ब्रेक होके B निकल जाएगा और A क्या करेगा, A C के साथ कंपाउंड बना देगा। बट ये रिएक्शन पॉसिबल कब है, पॉसिबल तब है जब जो आपका सिंगल मेटल रखा हुआ है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यहां देखो ये B जो है वो लेस रिएक्टिव, यानी जो कंपाउंड फॉर्म में था वो लेस रिएक्टिव था, और जो कंपाउंड फॉर्म में नहीं था अकेला मेटल था वो मोर रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव अगर अकेला रहेगा तभी वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से ब्रेक करके खुद का कंपाउंड बना पाएगा। अगर ये रिएक्शन रिवर्स कर दूं, मैं इस साइन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, पहले एग्जांपल लिख लेना फिर इसको देखना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, तो B क्या है, लेस रिएक्टिव है, और A क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन रिवर्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा B हमको मोर रिएक्टिव चाहिए था A को डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन A हमारा ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, और इसकी जगह आप लिख दोगे नो रिएक्शन। ठीक है, बट हमारा एग्जांपल ये नहीं था, हमारा एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रही थी, हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन ये थी, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी A B को रिप्लेस कर सकता है बट B A को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसे एक दो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे। चलिए
पता नहीं मेरे को शनि की दशा लग गई है यार, हर शनिवार को तबीयत खराब हो जाती है। हाँ भाई, एक चीज और देखो, ये लेक्चर तुम देख रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो और इंटरेस्टेड हो कल संडे एंजॉय करने के लिए, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 पार्ट भेज सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स स्टार्टिंग के जो पार्ट है ना वो बहुत ईजी है, वो आप उनको देखोगे क्लियर हो जाएंगे। आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जल्दी से खत्म कर लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो हायर लेवल है जो हमने वहां पे स्किप किया था, ये बोल के कि पहले हम अकेडमिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा नहीं था, हमें नहीं पता था कोरोना डेज जैसी कोई चीज आने वाली है देश में, ठीक है, बट आ गई है। तो वो जो हायर लेवल पीरियोडिक टेबल का था वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बट मैं कैसे दूं ये मुझे नहीं समझ में आता। तो जल्दी से जल्दी तुम मुझे इस बात पे मतलब कोई 2-4 लोग जो हैं इंटरेस्टेड वो मुझे बता देना कि मैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 पार्ट भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता। तुम मना करोगे मैं नहीं भेजूंगा, तुमसे ऊपर नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। अब अपन रिएक्शन लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई है, देखो जिंक ऊपर है या कॉपर ऊपर है, तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि जिंक हमारा ऊपर है, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव हुआ, और ये क्या हुआ जो कंपाउंड फॉर्म में है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर प्लस ZnSO4 आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, तो देखो SO4 - 2 होता है सल्फेट, मैं ये सब लिखवा चुका आपको, आयंस के नाम वाम याद कर लो यार, और ये होता है जिंक, तो नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। दूसरी रिएक्शन लेते हैं हमने ले लिया Pb प्लस FeSO4। अब जरा सा चेक करो कि लेड और आयरन में कौन ऊपर है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि आयरन ऊपर है, यानी ये क्या हो गया, ये मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लेड को मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, अगर ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करवानी थी तो लेड को मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, आयरन को लेस रिएक्टिव होना चाहिए था जो कंपाउंड के फॉर्म में, बट यहाँ पे क्या उल्टा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैग्नीशियम, या फिर मैं ले लेता हूं कैल्शियम प्लस MgNO3 का होल ट्वाइस। अब देखो इसका नाम कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आयन कौन कौन से, NO3- और Mg++, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, बैलेंस करने के लिए NO3 कितने हैं, 2 मोल है, क्योंकि 2 हो गए NO3, तो 2 - 2+, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होता है NO3 का, इसका नाम होता है नाइट्रेट, और इसके पहले मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, तो इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, MgNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं कैल्शियम और मैग्नीशियम में, तो ऊपर कौन आता है, आंसर मिल गया होगा कि भाई कैल्शियम ऊपर रहता है कि मैग्नीशियम, तो कैल्शियम ऊपर रहता है, तो ये रिएक्शन होगी, हो जाएगी, कैल्शियम रिप्लेस कर देगा Mg को, ठीक है, Mg एज इट इज बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई इस चीज को थोड़ा सा यही तक समझो, ज्यादा टाइम मत दो इसको, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। हो गया भाई, लिख लिया, चले आगे। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई कि आपकी जो मेटल अदर सॉल्ट ऑफ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उस केस में अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ही वो सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर लेस रिएक्टिव हुआ तो वो सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं। हमने देखिए एक रिएक्शन देखी थी, किसकी, मेटल की देखी थी हमने, किसके साथ, एसिड के साथ, और मेटल की हमने देखी थी ऑक्सीजन के साथ। तो पहले मैं एक चीज पे बात कर लेता हूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका नाम लिया था तो मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता। एम्फोटेरिक मेटल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक बार इसको समझ लो, इसकी रिएक्शंस भी देख लो ताकि तुम क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये हमारे हायर क्लासेस में ये सब आते रहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
अब देखो एम्फोटेरिक मेटल और पहले सबसे पहली बात ये देख लो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। मेटल मतलब मेटल हो गया, ऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ मेटल है वो मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक मेटल और एम्फोटेरिक oxides are those, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एम्फोटेरिक मेटल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर डिफाइंड एज which react with acid as well as base, यानी जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं वो आपके होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, उसके सामने अगर मेटल लगा है तो एम्फोटेरिक मेटल बन जाएंगे और ऑक्साइड लगा है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाएंगे। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, तो पहले लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल का। तो जैसे मैं मान लो मैं जिंक की बात करूं, अब जिंक की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रॉपर्टी कहां से आई? ये प्रॉपर्टी आई रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, या फिर रिवर्स कर सकते हो रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी दो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स और एसिड बेस एंड सॉल्ट दोनों में रिएक्शन अवेलेबल है। अब आपने बहुत रेयर देखा होगा कि कोई मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हो। अब मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूं तो NaOH के साथ ये क्या फॉर्म करता है? Na2ZnO2 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे जिंक ने ऊपर किसके साथ रिएक्शन की है? एसिड के साथ, और नीचे किसके साथ कर रहा है? बेस के साथ। यानी ये एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ये क्या हो गया है? नेचर में एम्फोटेरिक मेटल हो गया। यानी हम Zn को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Zn इज एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, ये है जिंक क्लोराइड और इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। अब अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो रिएक्शन हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे ट्वाइस लगा तो रिएक्शन बैलेंस। एक और एग्जांपल लेके समझा देता। आयरन, इसकी रिएक्शन अगर तुम HCl के साथ कराओगे तो ये फॉर्म कर लेगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है, और अगर मैं आयरन की रिएक्शन बेस के साथ कराऊं NaOH तो ये क्या करेगा? सॉरी आयरन भी होता है बट हम एल्यूमिनियम देंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? AlCl3। ठीक है, AlCl3 फॉर्म करेगा और यहां से अगर मैं लूं Al की रिएक्शन NaOH के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा? NaAlO2। ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट और ऊपर आपका क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लो। 6HCl ट्वाइस AlCl3 3H2 2Al। रिएक्शन बैलेंस है, सारी चीजें बैलेंस है। नीचे आ जाओ, Na1 Al1 ऑक्सीजन 2। ठीक, तो ये रिएक्शन जो आपकी है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यहां से क्या प्रॉब्लम आता है कि ये जो रिएक्शन है, हम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे इसे बैलेंस करोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में दिखाया जाता है। एम्फोटेरिक मेटल तो है लेकिन इसकी जो रिएक्शंस होती है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने तुम्हें एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया कि एल्यूमिनियम NaOH और HCl दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है और दोनों के साथ प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लेते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें यही हम दो मेटल लेंगे और इनके ऑक्साइड की रिएक्शन भी करवाएंगे और देखेंगे क्या चेंज आता है। तो भाई एम्फोटेरिक मेटल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक वर्ड में याद रखो, जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले वो आपका एम्फोटेरिक हो जाता है। जैसे पहला एग्जांपल में लेता हूं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में HCl के साथ करा तो यहां से क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा ZnCl2 प्लस H2। कुछ नहीं हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी अब वाटर निकलने लग गया और कुछ भी चेंज नहीं आया। ZnO की रिएक्शन में अगर NaOH के साथ करो कोई चेंज नहीं आएगा, क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, यानी यहां से जो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आया है वही H2 में ऐड हो गया और वाटर फॉर्म कर दिया। अब आ जाते हैं अपन आयरन की रिएक्शन।
Fe2O3 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन कराओगे फॉर्म करेगा FeCl3 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, हम यहां से क्या कर सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि 2 Fe हैं तो 2 हो गए। HCl, Cl कितने हो गए 6, तो हमें 6 करना पड़ेगा प्लस 3H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलते हैं आगे, फिर से Fe2O3 की रिएक्शन, यार मैं क्या कर रहा हूँ, Al2O3 करो इसे, 2AlCl3, ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन अगर तुम देखोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा NaAlO2 प्लस H2। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास Al कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और NaOH में भी, लेकिन Na यहाँ पे क्या हो गए 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए 5, ठीक है, तो 4 तो हमारे पास है, 1 उधर है, सब बैलेंस है। तो देखो यहाँ से रिएक्शन इजीली बैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ देखी, तो ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ देखोगे रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाती है, वहां पे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, बट एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा हमें निकालना पड़ता है वाटर के फॉर्म में। तो ये था आपका एम्फोटेरिक मेटल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे, तो ये था छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट जो मेटल और नॉन मेटल के बसते थे। अब हम चलेंगे देखने कि जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, यानी ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो मेटल और नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्या ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मेटल में सोडियम, जो तुम सबने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, और नॉन मेटल में क्लोरीन। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका करूँ तो इसका होता है 287, क्योंकि इसके पास 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब देखो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होती है कि मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, मेटल क्या करेगा, मेटल नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। और आप सब बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको पता होगा कि कोई मेटल या कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो खुद पे नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो देखो इनका वैल्यू, और जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बहुत क्लियर किया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो निकलते हैं वैलेंसी शेल से, बीच में से कोई इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ नहीं होगी, यहाँ के किसी भी इलेक्ट्रॉन से आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या डलेंगे वो लास्ट वाले शेल में डलेंगे, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, तो जब डोनेट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na+, और उसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, और जब इसको दे देगा तो इसका कन्फिगरेशन ये क्या हो जाएगा Cl-, क्योंकि जो रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज लेता है, और इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 288, ठीक है। इतनी बात समझ में आई रही होगी, पहले पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसेस होती क्यों है, क्या यहाँ पे वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्या यहाँ पे भी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक चीज याद रखो कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो उनका जो कन्फिगरेशन हो जाता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लाइक नोबल गैस। तो नोबल गैस जैसा कन्फिगरेशन होने की वजह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं और अपने बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है Na+ और Cl- के बीच में, जिसे हम बोलते हैं NaCl। तो ऐसे मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ, यानी वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नॉन मेटल को और नॉन मेटल रिसीव कर लेता है उसी इलेक्ट्रॉन को, दोनों अपने ऊपर चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और बॉन्ड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब एक चीज मैंने आपको बहुत क्लियरली बोली हुई थी कि अगर बॉन्ड दो अपोजिट चार्जेस के बीच में बन रहा है तो वो बॉन्ड नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन होता है इसे फील करने की कोशिश करना। देखो सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
अब लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड होता है, नहीं बॉन्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप बॉन्ड के पीछे जाओगे ना तो बॉन्ड कहीं पे भी फॉर्म नहीं होता, कोई भी दो चीज बंद के नहीं रहती, उनके बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन होता है, शेयरिंग होती है। तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में डीप में समझाऊंगा कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखो, लाइक ये Na+ है, ये Cl- है। अब लोगों का मतलब जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या पढ़ा है कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, यानी ऐसे बॉन्ड बन के बांध लेते हैं एक दूसरे को और बंधे रहते हैं, ठीक है। ये तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, होता क्या है, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब दो अपोजिट चार्जेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है, ये दोनों इतने पास पास आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये इतने पास पास आ गए ना तो अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इनको दूर करना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी ये अब एक दूसरे से दूर जाएंगे नहीं। जैसे मैग्नेट और आयरन, अगर आप मैग्नेट और आयरन को थोड़ा सा पास पास रख दो और बीच में कोई भी गैप डाल दो, मतलब कोई भी ऐसी चीज डाल दो जिससे वो एकदम पास ना आ पाए, तो उनका अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी उनको दूर करने की कोशिश करोगे वो जल्दी दूर नहीं जाएंगे। तो अट्रैक्शन यहाँ पे फील होता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है जो दोनों को पास पास ले आता है, जिसे हम बॉन्ड की तरह ट्रीट करने लगे। बट यहाँ पे अगर तुमसे कोई बोले कि आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो दोनों चार्जेस, अपोजिट चार्जेस के बीच में, और उस अट्रैक्शन की वजह से दोनों एकदम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने साफ साफ बोला कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है ना, इतना स्ट्रांग होता है ना कि मतलब उस कंडीशन में आप दो चीजों को अलग कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। सेकेंड चीज, क्यों ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, क्यों आयनिक बॉन्ड को यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज्यादा माना जाता है, यहां से सीख लो भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया, यानी इसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसका 2-8-8 हो गया, इसके वैलेंसी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इतने ज्यादा स्टेबल हो गए कि ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन लेके 9 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो दोनों अभी स्टेबल फॉर्म में है और दोनों बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम वापस रिएक्ट करें, तो ये एज इट इज बॉन्ड बना के, यानी इस अट्रैक्शन के साथ, जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, उस अट्रैक्शन के साथ दोनों कंबाइन रहते हैं और दोनों एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाते। तो ये कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड का। तो अभी अपन आयनिक बॉन्ड को भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बट यहां पे क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये चैप्टर ऐसा नहीं कि इसमें फाउंडेशन में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। अगर इस चैप्टर की कनेक्टिविटी थी तो वो था पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अपन ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि केमिकल बॉन्डिंग अपन को पढ़ना है, लेकिन पीरियोडिक टेबल अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो उसका हायर कॉन्सेप्ट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग प्रॉपर्टीज है, और केमिकल बॉन्डिंग अब अभी पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं Mg का और Cl। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और इसका होता है 287, ठीक है। अब देखो Mg यहां से वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg क्या करेगा, Mg के पास टेंडेंसी होती है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भाई ये देगा कैसे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक और Cl आएगा जो इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बन जाएगा Mg+2 और इसका स्टेबल फॉर्म हो जाएगा 2,8। क्योंकि वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है सारे इलेक्ट्रॉन निकालने की, और नॉन मेटल के वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें कितनी कमी पड़ रही है कि वो 8 कर ले, वो उतने इलेक्ट्रॉन ही रिसीव करेगा। देखो यहाँ पे 7 था तो इसके 8 होने में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों तो किसी कंडीशन में नहीं ले सकता। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो यहाँ पे एक चीज फॉर्म हुई 2Cl-, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 288, और जब इसको भी एक मिल जाएगा तो ये भी बन जाएगा Cl-, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 288। फिर से Mg+++, यहाँ पे 2 Cl- है। अब इनके बीच में भी वही अट्रैक्शन काम करेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और ये दोनों उसी अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, जिसको हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड, यानी ये फॉर्म हो जाएगा MgCl, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो इस अट्रैक्शन को अगर फील करो तो कैसा होता है, जैसे मैं Na+ और Cl- कर लेता हूँ। अब लोग बोलते हैं बॉन्ड है, बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होता, इनके बीच में ना ऐसे अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करते हैं। तो ये Na+ और Cl- एक दूसरे से बिल्कुल पास पास रहने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपको बीच में डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है ना, ये कोई बॉन्ड को तो रिप्रेजेंट करता नहीं, ये उस अट्रैक्शन को फील करवा रहा है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, यानी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराओगे
तो वहां से फॉर्मेशन होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ लो इसे। चलते हैं अब आगे आगे। और आगे अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे, यानी आज की क्लास में मैं आपको मेटल और नॉन मेटल वाला पूरा पार्ट खत्म कर देता, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्ड। यानी आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो पहले मैं बात करता हूं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आपको पता है, आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें एक कैटायन हो और एक एनायन हो। तो अपन क्या लिखेंगे इसको पूरा एक साथ डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड इज a strong electrostatic force of attraction between cations and anions। ठीक है, ionic bond is a strong electrostatic force of attraction between cations and anions, and the compound formed by these type of attraction is known as ionic compound। तो सीधी सीधी सी बात क्या है? आयोनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। यानी कैटायंस और एनायंस के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप आयोनिक बॉन्ड बोल देते हो। और एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन, और इस टाइप के अट्रैक्शन से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसको आप आयोनिक कंपाउंड बोल देते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हमने करके देख लिया, NaCl और MgCl2, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करनी, कैसे फॉर्मेशन होता है वो हमने देख लिया। अब हम जाते हैं आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या क्या इसमें ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाता है। देखो, अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई भी नहीं होता। लेकिन आयोनिक बॉन्ड को टक्कर देने वाला एक और बॉन्ड है जो होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा, यहां पे उसको उठा के अपन डिस्टर्ब नहीं होते। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेटेलिक बॉन्ड वो होता होगा जो दो मेटल्स के बीच में बनता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, दो मेटल्स के बीच में तो बनता ही नहीं है। चलो यार, तुम बोलोगे नाम लिया और बताया नहीं, तो मैं एक बार उसको 5 मिनट के लिए उसको यहाँ पे बता देता कैसे बनता है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है, यानी आयनिक बॉन्ड से अगर कंपेयर करो तो आयनिक बॉन्ड के लगभग आयनिक बॉन्ड के बराबर का ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड देखो फॉर्म कैसे होता है। हम कोई मेटल ले लेते हैं, तो अगेन मैंने सोडियम ही ले लिया। सोडियम इज द बेस्ट एग्जांपल इन केमिस्ट्री, और सबसे ज्यादा इसी का नाम सबकी जुबान पे रहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल होता है 281। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड which is formed between kernels and core electron। यानी वो बॉन्ड जो कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मेटेलिक बॉन्ड। अब ये कर्नल क्या होते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तुम्हारे दिमाग में तुरंत नाचने लग गया होगा, तांडव कर रहे होंगे दोनों वर्ड्स। तो कोई बात नहीं, खत्म करते हैं उस तांडव को भी। देखो, कर्नल्स क्या होते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई नया नाम नहीं है, बहुत इजी चीज है। Na की प्रॉपर्टी क्या है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और बन जाता है Na+। बट इस केस में देखो, क्या कोई Cl है? नहीं है। तो ये जो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, जा कहां रहा है? कहां गया ये इलेक्ट्रॉन? तो कहीं नहीं गया भाई, यहीं पे।
तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यानी Na+ के साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में ही निकल जाएगा। तो जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को निकालता है, खुद का आयोनाइजेशन करता है, तो उस कंडीशन में जो Na+ फॉर्म हुआ इसको हम कर्नल्स बोलते हैं। अब इसको हम कैटायन नहीं बोलेंगे, कैटायन ऑलवेज यूज होता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ एनायंस। कैटायन आप किसी चीज को तभी बोलोगे जब वो किसी एनायन के साथ बॉन्डेड है, एनायन के साथ अट्रैक्शन में। बट यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाला कोई पार्ट नहीं है, कोई नॉन मेटल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको किसी भी कंडीशन में कैटायन नहीं बोलोगे। तो यही बन जाता है कर्नल्स, यानी ये जो नाम यहाँ पे यूज हुआ वो क्या है, कर्नल्स। जब कोई मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज लेता है और उसका इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल के पास नहीं जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलते हो, कर्नल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, इसी मेटल में से निकला है, तो ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। इसके 4 नाम होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मेटल हैव, मतलब क्या बोलते हैं हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही फ्री करता है, ठीक है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब देखो कोर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तीसरा नाम होता है इसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये नाम याद कर लेना। और चौथा नाम होता है इसका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 नाम से इसको जाना जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बना कर्नल, ये बना कोर इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़े अच्छे फॉर्म। तो पहले एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं Na+ और इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस टाइप से तुम्हें कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये आयोनिक बॉन्ड जैसा ही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रहा पॉजिटिव पार्ट और ये रहा नेगेटिव पार्ट। तो मैंने तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना, ऐसा तो एक भी सेंटेंस मैंने यूज नहीं किया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट ओनली आयोनिक बॉन्ड्स, यानी सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। मैंने ऐसा कोई सेंटेंस यूज नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि दो अपोजिट चीजों के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन है तो उसको आप क्या बोलोगे, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन है तो आप उस अट्रैक्शन को क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसका मतलब इसके बीच में भी जो अट्रैक्शन है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम ही है ना, ठीक है। और दोनों पे चार्ज देखो तो प्लस और माइनस। अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाते, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, यानी सपोज करो ये तुम्हारे पास कोई एक सोडियम एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे मेटल है, तो बहुत सारे मेटल यही प्रोसेस करके खुद को Na+ में कन्वर्ट कर रहे होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन वो खुद से निकाल रहे होंगे। अब पूरे मेटल में क्या होगा, तो देखो पूरे मेटल में पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, यानी जो कंडक्टिविटी रेट बढ़ाएंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे जो मेटल ने अपने ही अंदर से निकाले। अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज तो है नहीं, ये एक टाइप का मेटल है, कोई एलिमेंट है और उसी एलिमेंट के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है, मेटल के बाहर नहीं हो रही। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनो। मैंने कोई सोडियम एलिमेंट ले लिया, उसमें बहुत सारे एटम है, लाइक मैंने पेन लिया। अब ये पेन को थोड़ी देर के लिए सोडियम एटम मानो, सोडियम एलिमेंट मानो। अब इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम है, तो सोडियम के एटम इसी पेन के अंदर खुद का आयोनाइजेशन कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कर्नल्स कहला रहे हैं, और खुद ही का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री घूम रहा है, वो कोर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। अब निगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें मेटल के अंदर है, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो सारे कर्नल्स हर टाइप के कोर इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक अट्रैक्शन दिखा रहे होंगे, यानी यहाँ पे क्या है, सब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये इस पे भी दिखा रहा है, इस पे भी दिखा रहा है, यानी ये सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और वहां तो Na+ और Cl- के केस में एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयन अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे निगेटिव आपस में अट्रैक्ट होके बैठे। इसीलिए मेटल आपका हार्ड होता है, रिजिड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेटल होता है ना, जो उसके अंदर जो कर्नल्स और कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में इतना अट्रैक्शन होता है ना कि वो बिल्कुल से हार्ड हो जाता है, यानी उसको उस अट्रैक्शन को कम करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पता नहीं किसी एलिमेंट में कितने एटम्स हैं और वो कितने कोर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा अट्रैक्शन फील करवा दे। तो इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो भी आपका आयोनिक बॉन्ड की तरह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, यानी जो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड होते हैं।
उसका रीजन क्या होता है कि उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये होता है मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें एक बात बताओ, क्या सोडियम का मैंने किसी सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया? नहीं बनाया। मैंने सोडियम का एक एटम लिया, उसी से सारी प्रोसेस की है, उसी के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो प्लस बना, जिसे मैंने कर्नल्स बोल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और उन्हीं के बीच में जो अट्रैक्शन है मैंने उसी को मेटेलिक बॉन्ड का नाम दे दिया। तो अब तुमसे कोई पूछे मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो गलती से भी आंसर मत दे देना कि दो मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? वो बॉन्ड जो कर्नल्स और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में बनेगा वो आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा। और ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो कर्नल्स होता है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे मेटेलिक बॉन्ड की बात हो गई। हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे पे हमें जो कॉन्सेप्ट अभी देखना है वो क्या था? वो था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो मैंने आपको एक चीज बता दिया, आपसे आप एक चीज क्लियर रखना कि आयनिक बॉन्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वहां पे कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और वो कौन सा अट्रैक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करने जा रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अब आयनिक बॉन्ड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड मेटल्स की तरह नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ब्रिटल होते हैं, इनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैटायन और एनायंस के बीच में। लेकिन अगर आप सोचो कि आप कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे प्रेशर डाल के ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो आप इसे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कंपाउंड या कोई दूसरा एलिमेंट आप लेके आओगे और इनको इसका जो बीच का अट्रैक्शन वो कम कर दोगे, उस कंडीशन में नहीं होने वाला। बस आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो आप इसको ब्रेक कर लोगे। NaCl सॉल्ट आप सबको पता है वो एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसको फिर भी हम ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज, आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने वहीं पर फॉर्म देख ली थी। सेकेंड, ionic compounds are brittle। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? ब्रिटल होता है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। थर्ड, तो थर्ड हम क्या बात करेंगे? हाँ, आयनिक कंपाउंड्स। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, या फिर आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, इसको हम एक और चीज से जानते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता, अगर कहीं पे नाम लिखा आ जाए इलेक्ट्रोवैलेंट, तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है वो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जिन पे इलेक्ट्रिक वैलेंसी हो, यानी जिन पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, पॉजिटिव और निगेटिव, उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स, क्या लिखवा था तुमने यहाँ पे? आर soluble in वाटर, यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में आप उन्हें डिसॉल्व करोगे वो पूरा उसके साथ सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे या उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। फोर्थ, आयनिक कंपाउंड आर नॉन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर बात की जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते। फिर आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप, मैंने ये बात बोला कि ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, आप इसको एक्स्ट्रा एफर्ट से तोड़ सकते हो, बट अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत
ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है, बहुत ज्यादा होता है। 6 क्या क्या देख लिया अपन ने, इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन soluble in organic solvent, have high melting point and boiling point, and last है ionic compounds conduct electricity in their molten state और in aqueous form। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कब, या तो वो मॉल्टेन स्टेट में हो या फिर वो अपने एक्वस फॉर्म में हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की जो हमने देखी है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, तब तक मैं एक बार रिमाइंड कर लेता, कोई चीज और है जो बताने लायक है तो बता देता, वरना ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट खत्म हो गया। बट एक चीज याद रखना कि आयनिक कंपाउंड के लिए मैंने बोला आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म, लेकिन यहां पे एक चीज और लिख लो, आयनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। यानी अगर आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में है, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया हुआ या वो अपने एक्वस फॉर्म में नहीं है, तो वो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इस चीज को क्लियर कर लेना। यानी उससे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो आपको उसको या तो मोल्टेन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा या फिर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करो, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वरना किसी भी कंडीशन पे नहीं करेगा। तो ये थी आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट थी। इसको अच्छे से जब लिखना तो उसके साथ साथ इसको अपने माइंड में सेट कर लेना, बार बार इनको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं आपसे आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करूं तो आप क्लियरली मुझे बता दो कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था आज अपना लेक्चर जो मेटल और नॉन मेटल्स पे खत्म हो चुका है। 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे जिसमें मैं आपको एक्सट्रैक्शन खत्म करवा दूंगा, और एक्सट्रैक्शन में कोई फाउंडेशन लेवल अपन नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन लेवल अगर अपन ने उठाया तो पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है और उसे कवर करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उसको सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपका एकेडमिक है। हमें फोकस करना है केमिस्ट्री के बेस पे, यानी जब 11th में तुम जाओगे तो तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें वहां से हर चैप्टर इजी लगने चाहिए। तो हम उस बेस पे फोकस करेंगे और वही करेंगे। सेकेंड चीज मुझे बता देना एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर लेने में कौन इंटरेस्टेड है। संडे है, चाहो तो देख लेना, बहुत ईजी पार्ट है, ये बात बोल के दे रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं एक ही पार्ट के लिए बोलता। थर्ड चीज केमिकल पीरियोडिक टेबल का हायर लेवल मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं 11 के लेक्चर्स उस पर बना रहा हूँ एडवांस लेवल तक के। तो अगर आप लोगों को मेंस और एडवांस लेवल मतलब जेई के लिए बना रहा हूँ, इतना सोच के चलो मेंस एडवांस सब साइड में करो, ठीक है। मेंस एडवांस कोई थियोरेटिकल पार्ट में नहीं होता है, ये सिर्फ क्वेश्चन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो एडवांस बन गया, और क्वेश्चन का लेवल मीडियम है तो मेंस बन गया, और कम है तो नीट बन गया, ठीक है। ये चीज होती है। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो जल्दी जल्दी अपना पोर्शन खत्म करने के लिए सोचो, और हम बेसिक जितना अच्छे से पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे। क्योंकि आप एक चीज दिमाग में रखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कांसेप्ट, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो मुझे आपको पढ़ाना है। रिडॉक्स और आईपीएससी मैंने पढ़ा के आपको एक अच्छा काम कर लिया ऑलरेडी, जिसमें आप ऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत बेसिक जान चुके हो और रिडॉक्स रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है। बट केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कांसेप्ट, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। चलिए भाई, देख लेना लेक्चर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। आपका ये लास्ट चैप्टर है एकेडमिक पे। बाय बाय, टेक केयर।